वो काफी बहावा है। काफी इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो ट्रेडर्स की तरह घुसते हैं और इन्वेस्टर बन जाते हैं, जो स्टॉक खरीदते हैं किसी के कहने सुनने पे कि इसमें तेजी है ले लीजिए, और कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। मार्क्सवाल फार्मा मैं कहूंगा कि कोई बहुत इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, और ना ही इनका कोई बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ना ही इनके पास कोई प्रोडक्ट्स हैं जिनके इनके पास पेटेंट्स हों या एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स हों। तो इन कंपनीज में निवेश करने से बेहतर होगा कि हम दिग्गज में रहें। जैसे मैंने सन फार्मा बोला, लुपिन बोला, ग्लेनमार्क बोला, बायोकॉन बोला, तो इन सारी कंपनीज में आप रहें तो बेहतर रिटर्न्स आपको मिलेंगे। तो मैं यही कहूंगा किसी भी रैली में आप बाहर आइए और अपना पैसा किसी दिग्गज कंपनी में लगाइए अगर आप इस सेक्टर में रहना चाहते हैं। तो फार्मा एवरग्रीन सेक्टर है और कंजर्वेटिव सेक्टर है, और अच्छी कंपनियों में अगर आप पैसा लगाएंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप निश्चित रूप से पैसा बनाएंगे। चलिए, अब हमारे साथ अगले कॉलर है एलएम अबरूल, जम्मू से हमें फोन कर रहे हैं। अबरूल साहब, क्या सवाल है आपका? कौन से शेयर्स हैं जिन पर आप राय चाहेंगे? सर मेरे पास टाटा कॉफी है 500 शेयर 103 रुपए पर। राइट, तो चलिए जी। आप दूसरा मेरे पास वेदांता भी है और कैरन इंडिया दोनों है। इसमें सर क्या करना चाहिए? वेदांता भी है और दूसरा आपने क्या कहा? ये कैरन इंडिया भी है सर। केन इंडिया भी है आपके पास, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम टाटा कॉफी पर बात कर लेते हैं। धर्मेश, टाटा कॉफी के लिए क्या सलाह होगी? 500 शेयर है 103 रुपए के भाव पर। देखिए, काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में मिल रहा है। टाटा कॉफी में करेक्शन देखने को मिला, बट स्टॉक के साथ जो इसका जो प्रोडक्ट है वहाँ पर काफ़ी इरेटिक बिहेवियर देखने को मिलता है, बिकॉज सीजनलिटी और बारिश का काफ़ी लेना देना रहता है इनके प्रोडक्ट प्राइसिंग को लेकर के। सो बियरिंग दैट इन माइंड, अगर आप प्योर इसको एफएमसीजी प्ले की तरह रखना चाहते हैं तो आई थिंक टाटा ग्लोबल would be a better bet than टाटा कॉफी, जो वहाँ पर इसको कन्वर्ट करना चाहिए। और अगर एक साल का भी नजरिया हो तो 20 से 25% के आसपास का रिटर्न टाटा ग्लोबल में मिल सकता है। बट अगर टाटा कॉफी के साथ ये स्टिक करना चाहते हैं तो ज़्यादा मुझे लंबा रिटर्न चाहते दिखते हैं, 10-12% से ऊपर का रिटर्न रहेगा नहीं। राइट, उसके अलावा वेदांता और केन इंडिया पर भी इन्होंने सलाह मांगी है धर्मेश। देखिए, वेदांता और केन इंडिया दोनों को ही होल्ड करने की सलाह रहेगी। जिस तरीके से 1:1 का जो शेयर रेशियो डिसाइड किया गया, प्लस केन इंडिया के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रेफरेंस शेयर भी दिया जाएगा। सो एज ऑफ नाउ द डील लुक्स फेयरली प्राइस। हालांकि बोलते हैं कि कमोडिटी के बॉटम साइकिल पर कर रहा है, बट देखिए सारी कमोडिटियां भी बॉटम पे चली हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल प्राइसेस हो या फिर मेटल में एल्यूमिनियम, जिंक या कॉपर हो। सो बट ये देखना बहुत अहम रहेगा कि आगे चल के केन इंडिया के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनका कोई ऑब्जेक्शन आता है या नहीं आता, और ये डील गो थ्रू होती है या नहीं होती है। तो पहला तो एक क्वेश्चन मार्क वहां पर अटका हुआ, बट अज्यूमिंग कि एवरीथिंग गोज फाइन और ये डील मैच्योर होता है तो फिर इनको ऑलरेडी मतलब केन इंडिया के सामने इनको वेदांता का एक शेयर मिल जाएगा। तो नेट में देखिए, एज होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स अ गुड एंड बेटर प्ले। और जिस तरीके से फिर माइनिंग लीजेस आ रहे हैं तो मुझे लगता है आने वाले दिन में वेदांता के अंदर भी कैश फ्लो जनरेशन काफी स्ट्रांग होना चाहिए आने वाले 2 साल के नजरिए से देखें। सो वैल्यू प्ले है एट करंट लेवल्स, अराउंड 180-190 के प्राइस पे आपको मिल रहा है, काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, लोअर एंड ऑफ द वैल्यूएशन मल्टीपल, और 1.5-2 साल का नजरिया हो तो काफी स्ट्रांग रिटर्न हम लोगों को लगता है अराउंड 35-40% काइंड ऑफ रिटर्न आना चाहिए। सो होल्ड बोथ एज ऑफ नाउ। राइट, तो वेदांता केन इंडिया दोनों को ही होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं धर्मेश। और अब आज के इस शो के लिए वक्त भी हो रहा है खत्म, तो जाने से पहले धर्मेश को डिस्क्लोजर्स आपके। या जिन स्टॉक्स पे हमने बात की सेफ्टी रिज्यूम केस पे हमने अपने क्लाइंटों को सलाह दे रखी है कि हमारे कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर्स का निजी निवेश भी हो सकता है। मेरी पर्सनल या मेरे किसी रिलेटिव की कोई भी होल्डिंग ये शेयर्स में नहीं है। विजय जी, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है किसी भी स्टॉक में जिसके बारे में हमने बातचीत करी है। हमारे क्लाइंट्स को हम बताते रहते हैं टाइम टू टाइम, जो मैंने यहाँ पर रिकमेंड किए हैं स्टॉक्स वो हम क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही समय निकाल कर तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। और स्टॉक ऑन डिमांड में आज के लिए ऐसे ही स्टॉक अच्छा बढ़ रहा था काफी दिन से। उसकी बढ़त को देखते हुए आपने फैसला लिया कि आप मास्कन फार्मा लेंगे। वैसे ज्यादातर हमारे एक्सपर्ट बुलिश रहते हैं फार्मा सेक्टर पर, लेकिन यहाँ क्या राय आती है? धर्मेश, मास्कन फार्मा के लिए क्या राय होगी आपकी? विपिन जी जुड़ा है पीके, तो हाल ही में एक पिक्चर भी आई जो काफी हिट हुई, तो उससे कितना संबंध है?
शायद हमारा सवाल उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। एनीवेज फिलहाल फोन लाइन पर नहीं है। गिरीश पाल राठौड़ है फिरोजाबाद से, एसबीआई पर सवाल पूछना चाहते हैं। राठौड़ साहब, कितने शेयर्स हैं, क्या नजरिया है, बताएं थोड़ा डिटेल। जी दोबारा आप बोले, हम थोड़ी आवाज आपकी कम सुन पा रहे हैं। जी सर, मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 100 शेयर है 282 रुपए का। ओके, और ये बैंकिंग सेक्टर से यही एकमात्र शेयर आपके पास है या कुछ और भी आपके पोर्टफोलियो में है? और सर इरोस मीडिया के हैं 50 शेयर 522 पर। नहीं, मैं पूछ रहा था कि बैंकिंग सेक्टर से आपने सिर्फ एसबीआई लिया है या कोई प्राइवेट बैंक भी आपके पोर्टफोलियो में? बैंकिंग सेक्टर से सर यही है केवल एसबीआई आपके पास ही है 100 रुपए का। और नजरिया कैसा रखते हैं आप? लगभग 2 महीने का। 2 ही महीने का है, ठीक है, जरूर यहाँ आपके लिए सलाह लेते हैं। धर्मेश, 2 महीने का ही नजरिया है इनका और 100 शेयर हैं एसबीआई के, क्या सलाह होगी इनके लिए? बिल्कुल जी, आई थिंक नजरिया थोड़ा शॉर्ट रखा है इन्होंने। 2 महीने का एक ट्रेडिंग नजरिया होता है, तो अगर ट्रेडिंग नजरिया हो तो फिर आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। हालांकि शेयर इन्होंने काफी अच्छा सेलेक्ट किया है। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो वहाँ जो बेस्ट बेट है आज के डेट में एसबीआई इज द बेस्ट बेट। अगर आप पिछले क्वार्टर के नतीजे भी देखिए तो वहाँ पर भी एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था, जबकि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक एसेट क्वालिटी में डिटोरेशन देखने को मिले थे। तो एसबीआई कहीं ना कहीं से एक इंडिकेशन जरूर दे रहा है कि जो एसेट क्वालिटी डिटोरेशन है वो उसमें हॉल्ट लग रहा है, वो रुकता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि हम लोग आशा कर रहे हैं या प्रे कर रहे हैं कि मानसून अगर ठीक हो गया तो इसका डायरेक्ट एडवांटेज एसबीआई जैसी कंपनी को, आई मीन बैंकिंग कंपनी को सीधा मिलेगा। वैल्यूएशन मल्टीपल भी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर मिल रहा है। अगर आप इसको 1 ईयर फॉरवर्ड 1.5x का भी वैल्यूएशन मल्टीपल दें, बिकॉज एज्यूमिंग कि 20% का बुक वैल्यू में इसको ग्रोथ मिलना चाहिए, जो कि आई थिंक इन कंडीशन एनवायरमेंट इजिली अचीवेबल है, तो अराउंड 396 के आसपास इसका वैल्यूएशन निकलता है। सो 250 से अगर 396 का देखें तो काफी बड़ा रिटर्न इनको आता हुआ नजर आता है स्टॉक प्राइस के हिसाब से। हम लोग तो अपने क्लाइंटों को काफी एग्रेसिवली ये रिकमेंड कर रहे हैं कि एसबीआई को हर डिप में खरीदें और स्टैगर्ड बाइंग अप्रोच रखें, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल है। सो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इनसे कि थोड़ा नजरिया बढ़ाएं, 2 महीने को आप एक्सटेंड कर लें अराउंड 6 से 8 महीने का, तो इनका जो बाइंग प्राइस है वो तो जरूर इनको मिलेगा रिटर्न में, प्लस कुछ प्रॉफिटेबिलिटी भी मिल सकती है। बट स्टिल इफ इज वेरी एग्रेसिव, 2 महीने के अंदर ही काम इनको करना है, तो यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी थोड़ा सा एसबीआई से अराउंड 30-40% शेयर को एक बार निकालें और इसको प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में येस बैंक या एक्सिस बैंक में कन्वर्ट करके 2 महीने के साथ रहें, तो हो सकता है इनका जो लॉस है वो रिकवर हो जाए। चलिए, तो फिलहाल आपको ये रणनीति सुझाई जा रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आती हुई, पेट्रोल के दाम यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं 64 पैसे से प्रति लीटर, और साथ ही डीजल की कीमतों में यहाँ पर कमी की गई है। यहाँ पर 1 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर डीजल के प्राइस में कटौती की गई है। आपको बता दें, यहाँ पे पिछले कुछ दिनों पहले ही भारी बढ़ोतरी की गई थी पेट्रोल डीजल दोनों की कीमतों में, लेकिन यहाँ पेट्रोल अब की बार महंगा किया गया है और 64 पैसे प्रति लीटर दाम बढ़ाए गए हैं। वहीं डीजल सस्ता किया है और 1 रुपीज 35 पैसे 1 रुपए 35 पैसे के आसपास यहाँ पर कटौती की गई है डीजल की कीमतों में। जिस तरह से हमने देखा पिछले दिनों कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा आया था, उसके चलते हमने पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई थी, जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने की थी। लेकिन हमारे जो आज के विशेषज्ञ हैं उनसे भी जुड़ के बात कर लेते हैं इस पर। विजय जी, यहाँ पर पेट्रोल महंगा कर लिया गया है लेकिन डीजल सस्ता किया गया है, कैसा असर देखते हैं आप ग्राहकों पर, और कल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के स्टॉक पे किस तरह की रिएक्शन देखेंगे आप? देखिए मैम, आज भी हमने रिएक्शन देखा था ओएमसीज पे, थोड़ी बहुत तेजी थी, उसमें ऊपर इंटरेस्ट बढ़ रहा था, चाहे वो बीपीसीएल हो चाहे वो इंडियन ऑयल हो, तो जितनी भी ओएमसीज थी उसमें आज भी थोड़ी हरकत देखने को मिल रही थी और शायद ये कहीं ना कहीं ये बात दर्शा रही थी कि कुछ खबर है जो आसपास है, तो उसके चलते मुझे लगता है ओएमसीज में नो डाउट कल थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट जरूर होगा क्योंकि पेट्रोल बढ़ाया गया है और डीजल कम किया गया है, तो इसके चलते हुए थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट होगा, बहुत ज्यादा तेजी तो नहीं मगर हाँ नो डाउट थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल इन्फ्लेशन पे अगर हम फर्क देखें तो डीजल ही कम होने से इन्फ्लेशन पे थोड़ा सा मार्जिनली
अच्छा असर पड़ सकता है, क्योंकि जितनी भी जो खाद्य सामग्री है या दूसरी कमोडिटीज हैं, उनका जो आवाजाही होती है, जो उनका लॉजिस्टिक्स होता है, वो डीजल ट्रक्स पे ही होता है, तो उसके चलते हुए थोड़ा सा फर्क उस पर पड़ सकता है। मगर आम आदमी की बात करें, जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, जो 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात जरूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात चुभ रही है, पेट्रोल के प्राइसेस में काफी मेजर बढ़ोतरी करी जा चुकी है पिछले कुछ महीनों में, तो इट्स अ मिक्स्ड बैग आई बिलीव। चलिए, तो थोड़ी राहत शायद मिले यहाँ पर मोर्चे पर महंगाई के, लेकिन पेट्रोल की गाड़ियां जो चलाते हैं उनके लिए फिर थोड़ी सी दुख वाली खबर, क्योंकि ऑलरेडी काफी प्राइसेस बढ़े थे और यहाँ पर 64 पैसे की और बढ़ोतरी होते हुए आगे बढ़ेंगे। सौरभ तिवारी अब हमारे साथ पुणे से फोन लाइन पर। सौरभ जी, क्या पूछेंगे आप? क्या है आपके पास शेयर्स? क्वांटिटी बताएं, नजरिया बताएं। सर, मेरे पास एसीसी 100 शेयर है एट द रेट ऑफ 1428। ओके। एंड एक्सो नोबल है 100 शेयर एट द रेट ऑफ 1328 एंड इन्फोसिस 100 शेयर एट 2018। सर, आई वांटेड टू नो वेदर इसमें अभी बोनस जो एक्स बोनस डेट दिया 17 जून का, तो मुझे बोनस एलिजिबल है या नहीं, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते ही खरीदा है ये शेयर। कौन सा शेयर? इन्फोसिस। ठीक है जी। तो चलिए, एसीसी, एक्सो नोबल और इन्फोसिस पहले बात कर लेते हैं कि आप शेयर इसके बोनस के लिए एलिजिबल है कि नहीं। धर्मेश, बोनस मिलेगा कि नहीं, और फिर तीनों शेयर कैसे हैं? देखिए, जहाँ तक बोनस का सवाल है, आई थिंक डेट्स आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑन कि किस डेट से ये इनका क्लोजर चालू था, बट जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि रिकॉर्ड डेट से अगर एक दिन रिकॉर्ड डेट के दिन या उससे एक दिन पहले तक भी आपकी होल्डिंग है तो वो वहाँ पर बोनस शेयर मिलता है। सो मिलना चाहिए, बट स्टिल आई विल रिक्वेस्ट हिम टू चेक विद हिज ब्रोकर कि उनको उसकी डिलीवरी आ रही है या नहीं आ रही है। और जहाँ तक एसीसी का सवाल है, आई थिंक सीमेंट जो स्टॉक्स हैं वो उनका रनअप बहुत तेजी से पिछले एक साल में देखने को मिला, और पिछले 3-4 महीने से जो डेटा आ रहे हैं, चाहे वो डिस्पैचर्स के डेटा हो या फिर रियलाइजेशन के डेटा हो, वहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली, दोनों में ही गिरावट देखने को मिला है, जिस कारण से स्टॉक प्राइस में भी थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली है। और अभी मानसून सीजन चल रहा है, तो यहाँ पर नंबर्स ऐसे भी थोड़े म्यूटेड रहते हैं, तो मुझे लगता है कि एसीसी इज अ टाइम टेकिंग, मतलब 2-3 महीने तक आपको स्टॉक प्राइस में कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इसके जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट है वो डिपेंड करता है कि आफ्टर मानसून से इकोनॉमिक रिवाइवल कैसी रहती है। तो सितंबर से दिसंबर का जो महीना है, वहां पर जिस तरीके से डिस्पैचेस और रियलाइजेशन निकल के आते हैं, उस पर अब आगे से जिसका प्राइसिंग स्टॉक प्राइस का जो है वो वहां पर देखने को मिलेगा, बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव इवन एट करंट लेवल्स। तो अगर लंबा समय हो, 1 साल का रुकने का नजरिया हो, तो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन होल्डिंग ऑन टू एसीसी, सो उसमें बने रह सकते हैं। इन्फोसिस अगेन क्वालिटी बाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्स बोनस के बाद भी अराउंड 1200 से 1300 के आसपास का इसका 1 साल के नजरिए से प्राइस टारगेट आना चाहिए, बहुत अच्छा वैल्यू बाई है। एंड आईटी स्पेस में सबसे बेस्ट स्टॉक मुझे इस वक्त दिख रहा है, तो वो एसीसी आई मीन इन्फोसिस दिख रहा है। थर्ड स्टॉक विपिन जी इन्होंने क्या बताया था? जी, इन्होंने एक्सो नोबल के बारे में पूछा था। देखिए, पेंट कंपनी जितनी है वो सब में एक कंसिस्टेंट सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये सब में बहुत बड़ा एक रनअप देखने को मिल गया था। एक्सो नोबल भी उनमें से अराउंड 25-26 के प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पर चल रहा है, जबकि ग्रोथ जो है इनका वो अराउंड 10 से 12% से ऊपर आता हुआ दिखता नहीं है। और इसमें चाहे एशियन पेंट हो या बजर पेंट हो, एक्सो नोबल हो, सब में एक कंसिस्टेंट सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ से इनको एग्जिट लेना चाहिए। स्टॉक में कोई खास ट्रेडिंग रैलीज इक्का दुक्का मिल सकता है, बट सस्टेनेबिलिटी ऑफ दैट ट्रेडिंग रैली एट सच हाई वैल्यूएशन बनता नहीं है। यहाँ पर मैं यही सलाह दूंगा कि इसको एग्रेसिव प्ले में कन्वर्ट करें। और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल थोड़ा मेरा फेवरेट है इस वक्त, कंसिडरिंग द टाइप ऑफ वैल्यूएशन कंफर्ट जो देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक से एक्सिस या येस बैंक में कन्वर्ट करें तो बेहतर रिटर्न देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से गोविंद गर्ग फोन लाइन पे है। नमस्कार गर्ग साहब, बताएं सवाल क्या है? हमारे पास कैपिटल फर्स्ट है मैडम 700 शेयर। ओके, किस रेट पे? 280 रुपए की रेट के। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आप एल&टी फाइनेंस होल्डिंग है 4000 शेयर 62 की रेट के, और एक टाटा कम्युनिकेशन है 430 रुपए के 300 शेयर। 430 रुपए। ठीक है, आपने ये तीनों ही स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ट्रेडिंग के लिए शामिल किए हैं?
नहीं, मैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदता हूँ मैडम। लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदते हैं विजय जी। यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल फर्स्ट पे आपकी राय चाहूंगी। इन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, 368.25 के आज की क्लोजिंग रेट है। यहाँ पर मुनाफे को ये ले लें या बने रहें? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने पहले ही बोला, कैपिटल फर्स्ट बहुत अच्छी कंपनी है और जिस तरह से इनका लोन बुक एक्सपेंशन हुआ है, प्राइमरली रिटेल लोन्स में है ये और इंस्टीट्यूशनल लोन्स में नहीं है। और जब रिटेल लोन बुक आपकी बड़ी होती है तो उसका जो एसेट क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं काफी अच्छी होती है, रिकवरीज काफी अच्छी होती है। और इस बार इस तिमाही में काफी अच्छे रिजल्ट्स भी इसने पोस्ट किए थे। काफी एग्रेसिव मैनेजमेंट है। मिस्टर वैद्यनाथन जाने माने व्यक्ति हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के और उन्होंने पहले भी काफी बड़े बड़े ब्रांड्स प्रोपेल किए हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक कंफर्टेबली करीब 425 तक जा सकता है, तो आप इसमें बने रहें। दूसरा स्टॉक जो उन्होंने बोला, टाटा कम्युनिकेशन, करीब 412 के स्तर पे ये ट्रेड कर रहा है। मैं ये सुन नहीं पाया किस लेवल पे इन्होंने बाई किया था, मगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो मुझे लगता है कि टाटा 430 के रेट पे इन्होंने टाटा कम्युनिकेशन में पैसे लगाए हुए हैं। ओके, तो काफी स्ट्रांग कंपनी है और मुझे लगता है कंफर्टेबली 480-490 का स्तर इसमें देखा जा सकेगा, अगर आप 6 महीने से 12 महीने के पर्सपेक्टिव तक इसमें कोई भी निवेशक बना रहे। तो दोनों ही स्टॉक्स ठीक हैं और इसमें आप बिल्कुल बने रहें। कैपिटल फर्स्ट में मैं ज्यादा बुलिश हूं क्योंकि जिस तरह की एसेट क्वालिटी है वो काफी कंफर्ट देती है। राइट, तो चलिए कैपिटल फर्स्ट को यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे। अगले कॉलर है हमारे पास अमित अग्रवाल धनबाद से। अमित जी, क्या होगा आपका सवाल? स्टॉक प्राइस का जो मास्टेक का करेक्शन देके थोड़ा सा घबरा गया, तो घबराने की कोई बात नहीं। ये सारे जब शेयर्स मिल जाएंगे मास्टेक इन्वेस्टर्स के तो उसके टारगेट भी आ जाएंगे। और पंजाब इंडस्ट्री में थोड़ा एक से आपका समय दे, पेशेंस रखे, तो मुझे लगता है आराम से 70-75 के लेवल से इसमें भी देखने को मिलेंगे। सो बोथ आर गुड इन्वेस्टमेंट भाई। चलिए, रहने की सलाह दी जा रही है धर्मेश की तरफ से। दिल्ली से अब राकेश ने, फिलहाल आपको ये सलाह दी जा रही है आपके स्टॉक पे आप मास्टेक में होल्ड करके चले। यहाँ पर फंडामेंटल सवाल है, 142 के रेट पे इन्होंने पैसे लगाए हैं, 200 शेयर खरीदे हैं। फिलहाल ये मुनाफे बैठे हैं, लेकिन विजय जी कितना और बने रहें? देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बोला कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होती जा रही हैं और विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इसके अंदर बना रहा जा सकता है। और सारे ही बैंक्स में हमने देखा बहुत मेजर करेक्शन हुई है, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पीएनबी हो, काफी तो बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो वैसा ही कुछ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी है। एसेट क्वालिटी को लेकर काफी चिंताएं थी, इसके चलते हुए काफी करेक्शन देखने को मिला। मुझे लगता है कि ये अगर थोड़ा सा भी रनअप आता है इकोनॉमी में और अगर रेट कट आता है तो 160-170 का स्तर तो ये बहुत आराम से तय करेगा। तो और लग रहा है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन नंबर्स आए हैं, WPI इन्फ्लेशन नंबर्स नेगेटिव रहे हैं, तो पॉसिबली जिस तरह का प्रेशर भी है, मैं कहूंगा कि ओवरऑल मांग है बहुत बड़ी इंडस्ट्री की, मार्केट्स की रेट कट्स किए जाए, सीरियस रेट कट्स होने बहुत आवश्यक हैं, अदरवाइज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्लम्पिंग डाउन। तो उसके चलते मुझे लगता है कि बैंक्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और 160 का स्तर आसानी से तय कर सकता है। राइट, तो चलिए यूनियन बैंक के लिए भी यहाँ पर थम्स अप है। जिस तरह के हालात इस समय अर्थव्यवस्था गुजर रही है, जिससे उस समय बैंकिंग सेक्टर वैसे आकर्षक बन पड़ रहा है। आगे अच्छी रिटर्न की उम्मीद यहाँ कर सकते हैं। लेकिन अगले कॉलर को पुणे महाराष्ट्र से फोन कर रहे हैं राकेश जी। लुपिन पर सवाल है। राकेश साहब, क्या आपके पास यूनिट्स हैं, किस भाव की हैं और नजरिया क्या है आपका? हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, मेरे पास लुपिन के 50 शेयर है 2090 के भाव पे। ये कुछ 3-4 महीने पहले मैंने लिया है और मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म का है, कुछ 5-6 साल का नजरिया है। ओके, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? उसमें और ऐड करना चाहिए या फिर कुछ आधे सेल करके वापस से लोअर रेस में खरीदना चाहिए? बढ़िया सवाल है आपका। धर्मेश जी, क्या सलाह देंगे इनको? देखिए विपिन जी, लुपिन पे बने रहने की सलाह रहेगी। ये लार्ज कैप बास्केट में वन ऑफ मच बेटर स्टॉक है और यहाँ पर देखिए इसका जो मार्केट शेयर है वो काफी डाइवर्सिफाइड है, बिकॉज इंडिया में भी इनका काफी अच्छा मार्केट शेयर है, यूएस बेस्ड भी है और जापानीज
मार्केट में भी इनका बड़ा शेयर है। तो क्रॉस करेंसी का इसको फायदा होता है बिकॉज रियांग का डिप्रिसिएशन रुपये के निस्बत ज्यादा रहा है। सो वहां पर आई थिंक लुपिन स्टैंड्स एज अ बेटर बेट। स्टॉक प्राइस में जरूर करेक्शन देखने को मिला, सारे फार्मा शेयर्स में रहा था। सो मतलब अरविंदो बात के, अगर अरविंदो फार्मा के बाद दूसरा कोई स्टॉक सेलेक्ट करना हो तो लुपिन रहेगा। इसके भी स्ट्रॉन्ग एनडीए पाइपलाइंस खड़े हैं प्रोडक्ट के, और जिस तरीके से अप्रूवल्स आने शुरू हुए हैं, जैसे ग्लेनमार्क फार्मा को एक दो अप्रूवल मिले थे, तो आशा की जा रही कि इसके भी जो ट्रैक्शन रहेंगे वो अच्छे होने चाहिए। और नजरिया काफी लंबा रखा है इन्होंने, 4-5 साल का नजरिया रखा है, तो उस हिसाब से आई थिंक आराम से ये 2x का स्टॉक तो बनता है। यहाँ से 4-5 साल में ये अराउंड डबल होता हुआ तो मुझे जरूर नजर आता है। सो क्वालिटी स्टॉक, डिविडेंड यील्ड इज ऑल्सो गुड, बने रहे, बैलेंस शीट एकदम क्लीन है, मार्जिन भी हेल्दी है इसके। तो यहाँ फिलहाल आपको ल्यूपी में बने रहने की सलाह दी जा रही है धर्मेश की तरफ से। देहरादून का रुख करते हैं जहाँ से विकास श्रीवास्तव फोन लाइन पर है। नमस्कार विकास जी, बताएं किस स्टॉक पर सवाल पूछना चाहते हैं। यहाँ इनसे एक बार फिर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं और अहमदाबाद से अब निशांत पटेल फोन लाइन पे है। गुड इवनिंग निशांत। गुड इवनिंग मैम। बताएं क्या सवाल है। मैंने सीवो मोटो के 114 पे 100 लिए है और जेके टायर के 90 पे 100 है। एक सप्ताह ही हुआ है लिए, तो अब मैं ये तो गिर रहा है, तो क्या करूँ? आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है निशांत जी? नहीं, 1 साल तक मैं मैडम रुक सकता हूँ, एक साथ। किसी ने आपको रेकमेंड किए थे ये दो स्टॉक, आपने खुद रिसर्च करके आप पैसे लगाए इनमें, क्या वजह थी? यस मैडम, ये मेरे को अच्छे लगे थे क्योंकि सीवो मोटो ने भी बोनस के भी दिया था, और लेकिन टायर भी अभी 160 से 90 पे आया है। जी जी तो विजय जी, चलिए हमारे एक्सपर्ट से राय लेते हैं आपके स्टॉक्स पर। विजय जी, शिवा मोटो और जेके टायर, और 1 साल का नजरिया है, हालांकि इन्हें दोनों में फिलहाल हम देख रहे हैं थोड़ा घाटा हो रहा है, लेकिन 1 साल तक रुके रहे तो ठीक है सिलेक्शन? देखिए काफी सीरियस रनअप दिया है शिवा मोटो ने, और हम देखें जो रिसेंटली अगर पिछले 1 साल में देखें तो काफी अच्छा खासा प्राइस राइज देखने को मिला है। एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम विच हैपेंस इन द स्टॉक इज वेरी लो, पार्टिसिपेशन बहुत कम है। और हमने देखा है कि जहां पर भी लो वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं वहां पर कई बार डायरेक्शन स्थापित करना किसी स्टॉक का बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि कभी भी एक स्लम्प देखने को मिलता है, किसी कारणवश कोई मेजर इन्वेस्टर एग्जिट कर जाता है, तो काफी सर्किट्स भी लगते हुए दिखते हैं स्टॉक्स में। तो मैं यही कहूंगा शिवा मोटो में आपको जैसे ही फायदा पहुंचता है आप उसमें बाहर आए और किसी लिक्विड काउंटर में रहें। ये मेरा ओवरऑल व्यू है मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में कि बी इन लिक्विड काउंटर्स। दूसरी चीज जो है जेके टायर के, मैंने टायर इंडस्ट्री के बारे में पहले ही बोला कि अगर मानसून थोड़ा सा अच्छा आता दिखता, आज भी अखबारों में हमने पढ़ा कि 11% अभी मानसून बेहतर है एक्सपेक्टेशन से जो अभी तक होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं अगर मानसून अपना पेस पकड़ता है तो ओवरऑल 2 व्हीलर इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, 4 व्हीलर इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा है। आने वाली तिमाहियों में जो फेस्टिव सीजन कैचअप करता है तो सेल्स बढ़ती हैं, ऑटो नंबर्स बड़े अच्छे आते हैं, तो इसके चलते हुए टायर इंडस्ट्रीज में एक ऑटोमेटिक अपसाइड दिखता है इन स्टॉक्स में। तो इसमें निश्चित रूप से आप बने रहें, कोई दिक्कत नहीं लगती मुझे। राइट, तो यहाँ पर शिवा मोटो में बने रहने की सलाह आपको दे रहे हैं विजय, और आप रुक करेंगे फरीदाबाद का, जहाँ पर पीके जैन साहब हमारे साथ फोन लाइन। चीज फाइनेंस कंपनी प्राइमरली जो इनका 40% का लोन बुक है वो रिन्यूअल प्राइस करेक्शन देखने को मिला था। उसका एक अहम रीजन था कि उन्होंने प्रोविजनिंग किया था एनपीए सर्विसेज, विच इज अ फाइनेंस कंपनी। प्राइमरली जो इनका 40% का लोन बुक है उसके एनपीए में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। नेट एनपीए अराउंड 1% हुआ था। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें या फी बेस्ड इनकम की बात करें तो 60% से साल मैंडेटरी रिक्वायर्ड, बट मैनेजमेंट ने एक प्रूडेंस के हिसाब से कंजर्वेटिव वजह प्रोविजन कर इनका ग्रोथ देखने को मिला है। हमारा ये मानना है कि अराउंड 32-33 रुपए के आसपास FY16 का इसका बुक वैल्यू होगा, और वहां पर 2.5 to 3x के आसपास इन बेटर ट्रेडिंग सिनेरियो इनका इसका बुक वैल्यू होगा, और वहां पर 2.5 to 3x के आसपास इन बेटर ट्रेडिंग सिनेरियो इसको मल्टीपल रेटिंग मिलेगी। सो 75 to 90 रुपीज तक का अपसाइड है। सो आई थिंक होता हुआ एनसीसी एंड पीएफएस बाई करने की सलाह रहेगी। चलिए, तो ये दो स्टॉक्स को
सवाल है इनका विजय जी, और 650 के लेवल पे इन्होंने एवरेज किया हुआ है और यहाँ हम देख रहे हैं इन्हें घाटा हो रहा है लगभग 27 रुपए 45 पैसे के आसपास का। कितनी अवधि के ये निवेशक हैं उसकी जानकारी तो है नहीं, लेकिन सी इट एज अ पिक आपको क्या जा रही है। अगला सवाल एसएमएस के जरिए कोलकाता से राजेंद्र कुमार शाह ने हमें भेजा है। सी इट कैसी लगती है? देखिए, जिस तरह से ऑटो के नंबर्स आ रहे हैं स्पेशली फोर व्हीलर्स के, तो काफी अच्छा है। आई थिंक दिस द काइंड ऑफ नंबर्स कंपनीज आर पोस्टेड, और ऑटो नंबर्स भी जो फोर व्हीलर नंबर्स हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये कहीं ना कहीं हार्टनिंग है टायर इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि चाहे वो टू व्हीलर्स हो चाहे फोर व्हीलर्स हो, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर होती है जब भी ऑटो नंबर्स अच्छे आते हैं। तो इसके चलते हुए सीएट भी उसमें इसमें शुमार है। और मैं ये कहूंगा कि आने वाली कुछ तिमाहियां अगर मानसून थोड़ा सा भी ठीक होता है तो टू व्हीलर्स पर भी अच्छी सेल्स नंबर्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। फोर व्हीलर्स के भी अच्छे नंबर्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं एक दो क्वार्टर्स के बाद, क्योंकि जब फेस्टिव सीजन होता है तो नवरात्र में दिवाली के आसपास काफी अच्छा ऑफटेक होता है। आई थिंक इट इज द बेस्ट ऑफटेक ऑफ द ईयर। तो काफी सीजनल भी रहता है ऑटोज की सेल्स। तो इसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले जो एक दो क्वार्टर्स हैं काफी इंटरेस्टिंग रहेंगे, और बिल्कुल निश्चित रूप से आप इसमें बने रहिए। बहुत अच्छी स्ट्रांग कंपनी है आरपीजी ग्रुप की, तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब, तो सीएट टायर्स में यहाँ पर बने रहने की सलाह आपके लिए, और जिस तरह का यहाँ पर फोर व्हीलर्स में नंबर आ रहे हैं, और उम्मीद करेंगे कि आगे भी ये शेयर जो है आपके लिए फायदे का सौदा बनेगा। तो फिलहाल इसे होल्ड करने की सलाह यहाँ पर विजय की तरफ से। आगे बढ़ेंगे, अनुज अब हमारे साथ फरीदाबाद से। अनुज, क्या सवाल पूछेंगे आप? रेट है सर। ये गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल ऐसा पेमेंट करते हैं सर, बस तरफ से मेरा क्वेश्चन है, मैं स्टैक के शेयर 54 में जी, और सर पिनार इंडस्ट्रीज 4000 शेयर सर 25 की रेंज में जी, और एक सर ऑटोटेक इंडस्ट्री के शेयर सर 500 और 280 की रेंज में सर। चले हम आपको क्योंकि बहुत स्पष्ट रूप से नहीं सुन पा रहे हैं, तो जितना समझ में आया और जो जानकारी हमारे पास है, मास्टेक और पिनार इंडिया, ये दो जो शेयर है इन काउंटर्स पे पहले सलाह ले लेते हैं। धर्मेश, आप ही से खास तौर पर वो पूछना भी चाहते थे। मास्टेक का शेयर है यहाँ पर इनके पास 50,440 के भाव का, और पिनार इंडिया 4000 शेयर लिए इन्होंने और 46 रुपए के भाव पर। क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, मास्टेक में जो इनको स्टॉक प्राइस में जो करेक्शन देखने को मिल रहा है वो उसका डिमर्जर के कारण हुआ। उन्होंने अपना जो इंश्योरेंस डिवीजन है वो मैजिस्को में डिमर्ज कर दिया और मास्टेक के पास बाकी बिजनेस बच गया है। जो हम लोगों का एनएसएस है, जो वैल्यूएशन है, तो मास्टेक में जो करंट शेयर जो मास्टेक में जो बिजनेस बचा उसका फेयर वैल्यूएशन अराउंड 180-185 के आसपास आता है और मैजिस्को का 540 का आता है। तो दोनों मिला के देखें तो अराउंड 750 साल के नजरिए के लिए स्टॉक प्राइस मास्टेक का भी थोड़ा ज्यादा गिरा हुआ है और मैजिस्को का 780 के आसपास का टोटल वैल्यूएशन ये शेयर का निकल गया था। ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मतलब 1 से 1.5 नोवा एक्सचेंज में, तो वहां पर उसकी फेयर प्राइस डिस्कवरी देखने को मिलेगी। तो मेरी सलाह ये पिछले 2 साल में दिखाया है, बट अभी भी यहाँ पर काफी बड़ा अपसाइड का स्कोप है और बहुत कंजर्वेटिव की मास्टेक में बने रहें और अगर लंबा होराइजन हो, हालांकि बहुत बड़ा रनअप स्टॉक ने जब मैजिस्को में लिस्ट हो जाता है तो उस हिसाब से इनको रियल प्राइस डिस्कवरी मिलेगा और 1.5 साल का नजरिया और साल से 1.5 साल का तो अराउंड 770-780 के आसपास इनको मिलना चाहिए। तो वहां पर काफी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी इनको देखने को मिलेगा इनके बाइंग प्राइस से। पेनार इंडस्ट्री शेयर मिलने में अराउंड 30 से 35 दिन की और देरी है, उसके बाद इनको उसकी शेयर डिलीवरी आएगी, फिर वो लिस्ट
अगेन हम लोगों का बाई रिकमेंडेशन है और मतलब अगर नेक्स्ट 1 ईयर के लिए टॉप पिक में टॉप 10 जो टॉप पिक हम लोगों ने सेलेक्ट किया उसमें से पेनार इंडस्ट्रीज भी वन ऑफ देम है। टारगेट प्राइस काफी एग्रेसिव है, अराउंड 70 से 75 का एक साल का नाइजीरिया से इसमें टारगेट प्राइस, और इनका काफी बॉटम में बाई किया, अराउंड 45 के आसपास का इन्होंने बाई करके रखा है। तो विद द टर्न अराउंड इन द इकोनॉमी और जिस हिसाब आईपी डेटा जो हम लोगों ने देखा है कि पिछले 3 महीने से लगातार कैपिटल गुड्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो वहां पर पेनार इंडस्ट्री जैसे जो सिस्टम्स एंड प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंटेशन में ज्यादा काम करते हैं वहां पर इनको काफी बड़ा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट में काफी रिस्ट्रक्चरिंग किया है, इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला और टॉप लाइन में भी 12% का हाँ सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरे पास सिप्ला के 30 शेयर है 737 के रेट पे। सिप्ला के 30 शेयर आपके पास हैं 737 के रेट पे, राइट? जी सर। और बॉश का सर एक शेयर है 23,300 के रेट पे। बॉश का एक शेयर 23,000, बड़ा भारी भरकम शेयर ले रखा है आपने, ये एक ही शेयर 23,000 रुपए का। चलिए तो सिप्ला और बॉश, पहले बॉश पे बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। धर्मेश क्या सलाह रहेगी? एक बहुत ही हाई वैल्यू शेयर इन्होंने ले रखा है, पता नहीं इसमें कितनी यहाँ पर वॉल्यूम आता होगा, लेकिन फिर भी क्या इस तरह के शेयर रखना अच्छा है? और अगर इस नहीं है या है तो इसमें क्या करना चाहिए? देखिए विपिन जी भी, विजय जी भी थोड़ी देर पहले रिकमेंड करती है कि डाइवर्सिफिकेशन इन इक्विटी बास्केट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो अगर आप 23,000 का एक शेयर ले रहे हैं और जो कि इलिक्विड काउंटर रहता है तो वहाँ पर थोड़ा भी बैड न्यूज आया या मतलब थोड़ा कंफ्यूजन रहा, र्यूमर टाइप न्यूज रहा, तो स्टॉक प्राइस में जोर से गिरावट आ जाती है और फिर उसको रिकवरी में टाइम लगता है। तो कंपनी हो सकती है अच्छी रहे, कंपनी में प्रॉब्लम ना हो, बट ड्यू टू इलिक्विडिटी देयर कैन बी अ प्राइस में जो मूवमेंट हो सकता है वो फेवरेबल ना रहे। तो मेरी तो सलाह ये रहेगी कि ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, लिक्विडिटी आने का इंतजार करें और लिक्विडिटी आने के बाद भी कर सकते हैं। 23,000 वैसे भी हाई टिकट वैल्यू शेयर है, तो बॉस से तो मैं यही रिकमेंडेशन रहेगा कि यहाँ से आप एग्जिट लें। अगर आपको ऑटो एंसिलरी में ही बने रहना है तो मदरसन सुनी जैसे काउंटर में निवेश कर सकते हैं, जो कि काफी एग्रेसिव एंड बेटर प्ले देन बॉश है। अगर आप उसके पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और प्रोफाइल को देखें, पिछले 3-4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वहां पर काफी ज्यादा एग्रेशन देखने को मिला है। सो कन्वर्ट फ्रॉम बॉश टू मदरसन सुनी 480-490 का शेयर है, तो आपके मल्टीपल नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ जाएंगे ऑटो एंसिलरी में। सिप्ला में मेरी फिर वही सलाह रहेगी, फार्मा स्पेस में मैं थोड़ा जरूर कंजर्वेटिव चल रहा हूँ और फार्मा स्पेस में कंजर्वेटिव होने का नजरिया ये है कि जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स है वो बहुत सारे स्टॉक के काफी हाई है और जो आउटलुक ग्रोथ का दिख रहा है वो उतना हाई नहीं दिख रहा, अराउंड 10 से 12% के आसपास का ग्रोथ आने वाले समय में दिख रहा है एटलीस्ट 1-2 साल में। तो यहाँ पर जो आउटलायर अगर आप कहेंगे, जो हम लोगों का हाउस व्यू, जो हम लोगों के एनालिसिस के हिसाब से आता है, वो वहाँ पर अरविंदो फार्मा एक बेटर पिक निकल के आता है। तो सिप्ला से भी मैं यही सलाह दूंगा कि वहां से एग्जिट ले, अरविंदो में निवेश करें इन द फार्मा स्पेस, तो बेटर रिटर्न मिलेंगे। सो ऑटो एंसिलरी में एग्जिट फ्रॉम बॉश टू मदरसन सुनी और फार्मा में सिप्ला टू अरविंदो फार्मा, ये स्विच करने की सलाह रहेगी। चलिए, तो आपको ये सलाह फिलहाल दी जा रही है, लेकिन हम एसएमएस से अब लेते हैं चंडीगढ़ से संजय का सवाल। इन्होंने आईडीबीआई में पैसे लगाए हुए हैं 67 के रेट पे, 150 शेयर लिए हुए हैं। कितना रुक सकते हैं? ट्रेडर हैं या निवेशक है उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन विजय जी यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं 60-80 पे आज की क्लोजिंग हुई है स्टॉक की, क्या लगता है कितना नजरिया बना के रखना होगा अगर किसी को रुके रहना है तो? देखिए, पूरे के पूरे जो सरकारी बैंकिंग स्पेस पे जो समस्या सबसे बड़ी है वो है उनका एसेट क्वालिटी। और जो हमने देखा बैंक ऑफ बड़ौदा में, पीएनबी में, एसबीआई में, आईडीबीआई में कहीं ना कहीं 4%, 5% तक इनके नेट एनपीएस हैं। तो ये काफी डिस्कम्फर्ट देता है किसी भी बैलेंस शीट को, किसी भी बैंकिंग बैलेंस शीट को। मगर ओवरऑल अगर आप देखें वैल्यूएशन वाइज तो मुझे लगता है काफी चीप है, 10-11 की वैल्यूएशंस पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि बैंकिंग जो है वो किसी न किसी बढ़ती हुई इकोनॉमी की धड़कन होती है, तो बैंकिंग के बिना तो बहुत कठिन है कि किसी तरीके का ग्रोथ आप किसी इकोनॉमी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें आप बने रहें, थोड़ा लंबा अवधि जरूर आपको इसमें बने रहना पड़ेगा। इट कुड टेक अ कपल ऑफ ईयर्स, बट आईडीबीआई हैज द पोटेंशियल ऑफ रीचिंग 120-130। तो आप इसमें बने रहें विद अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। राइट, आईडीबीआई में बने रहने की सलाह यहाँ आपको मिल रही है।
और विजय यही कह रहे हैं कि एक अच्छा स्टॉक और साथ में पूरे सेक्टर को लेकर काफी बुलिश। आगे बढ़ेंगे, अब मूलचंद साहब है हमारे साथ कोटा राजस्थान से फोन लाइन पर। सुजलॉन और एससीसी ये दो काउंटर उनके पास है। मूलचंद साहब, कितनी क्वांटिटी ले रखी है आपने और किस भाव पर? सर एसटीसी है मेरे पास 6500। 40 रुपए का। और 7000 शेयर हैं आपके पास? हाँ, 40। आपको ये दे रहे हैं घाटा, आप करना क्या होगा? तो चलिए बात करते हैं। धर्मेश, क्या करें? 40 रुपए के भाव पर बड़ी मात्रा में आपने खरीदे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप दोनों ही काउंटर पे सुजलॉन और एससीसी, एक में लगभग 6500 शेयर और दूसरे में 7000 शेयर है इनके पास। इसको आप डायरेक्ट प्योर बैंकिंग प्ले में कन्वर्ट कर लें। अगर थोड़ा लंबा नजरिया हो, मतलब साल भर का भी नजरिया हो, तो एसबीआई बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पर भी मिल रहा, मुझे लगता है एसबीआई में आप निवेश कर सकते हैं, या फिर आईडीएफसी में करके चलें तो आराम से 20 से 25% का रिटर्न साल भर के नजरिए से मिलना चाहिए। दूसरा जो इनका निवेश था टाइटन में, आई थिंक वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे हो रखा। कंपनी बहुत अच्छी है, इनके प्रोडक्ट्स भी चलते रहेंगे, बीट ज्वेलरी जो 80% मार्केट शेयर है, और प्लस या वॉचेज है या फिर अदर एक्सेसरीज आईवेयर हैं जो बैलेंस 4% कवर करते हैं। बट ग्रोथ विल बी इन द रीजन ऑफ 12 to 15%। सो कंपनी विच इज ग्रोइंग एट 12 to 15%, आप उससे 35-40 का मल्टीपल ज्यादा समय में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो भी ऐसा समय जब बाजार अच्छा होने लगा। हमारा ये मानना है कि आने वाले 1-2 महीने के स्ट्रगल के बाद मार्केट में एक बड़ी तेजी आएगी, तो वहां पर सिक्लिकल्स और डायरेक्ट एग्रेसिव प्लेस जो है इकोनॉमी पर वो चलेंगे। तो वैसे भी फिर टाइटन स्टॉक पे प्राइस एक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा, इनफैक्ट प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो टाइटन से भी एग्जिट लेने की सलाह रहेगी, और इसको भी मैं यही सलाह दूंगा कि आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में कन्वर्ट करें, थोड़ा एग्रेसिव बने। ये टाइम है जब मार्केट करेक्शन होगा, तो एग्रेसिव प्ले में जाइए, और जिस तरीके से इकोनॉमी के ट्रेंड देखने को मिले हैं, चाहे वो आईपी डेटा हो, इन्फ्लेशन डाटा हो, है तो वहाँ पे इंकरेजिंग फैक्टर्स है, तो काफी अच्छे रिटर्न मिलने चाहिए। आईएसबीआई और आईडीएफसी इन्वेस्ट इन बोथ द देम, कन्वर्ट इन दोनों में करें, 25 से 30% का साल भर के नजरिए से रिटर्न मिलना चाहिए। चलिए, तो फिलहाल आपको दोनों ही स्टॉक में से निकलने की सलाह दी जा रही है। प्योर बैंकिंग प्ले में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एसबीआई डीएफसी में 1 साल का नजरिया और 25 से 30% का रिटर्न मिलने की उम्मीद है। अहमदाबाद का रुख करते हैं, हर्ष हमारे साथ फोन लाइन पे है। गुड इवनिंग हर्ष, पूछिए। गुड इवनिंग मैम जी। Actually, I have 300 shares of Arvind Limited at the rate of 240. Okay. And I have purchased 3 shares, I think 9 months back. And then after it went to like 340, but I didn't exit at that time. So what would be the view for the long term? And I have also the shares of Sun Pharma at the rate of 890, 50 shares. And the same thing happened in that share. Also it went to 1200, but I didn't exit at that time. And now both are trading in the, like below the cost of my shares. ओके, मुझे बताइए कि आपका नजरिया दोनों ही स्टॉक में लंबी अवधि का है? Yeah. ठीक है विजय जी, यहाँ पर दोनों ही स्टॉक में ये लंबी अवधि के नजरिए से बने हुए हैं, और अरविंद और सन फार्मा दोनों में ही इनको घाटा हो रहा है। सबसे पहले सन फार्मा, जैसे कि हम पहले दशक को भी कह रहे थे, आप निकलने की रणनीति देंगे इन्हें, और अरविंदो फार्मा में आपको लगता है कि पैसे लगाने चाहिए? देखिए, मेरा व्यू थोड़ा कॉन्ट्ररी है सन फार्मा के लिए। ऐसी कंपनी जो कि दिग्गज हो अपने आप में और काफी कंपनियों को टर्न अराउंड कर चुकी हो। अगर आप टैरो को देखें या जो भी इन्होंने एक्विजिशंस करी ग्लोबली, वो टर्न अराउंड करें। इंडिया में भी अगर आप इनकी डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस देखें, या एक काइंड ऑफ होम ग्रोन ब्रांड है, कितनी ही तरीके की दवाइयां और कितने की थेरेप्यूटिक एरियाज में ये लोग बहुत स्ट्रांग हैं। मुझे लगता है कि सन फार्मा एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, और कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक्स एक्सपेंसिव होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो फॉर अ ट्रेडर हो सकता है कि थोड़ी सी इसमें गिरावट देखने को मिले, बट फॉर एन इन्वेस्टर मैं कहूंगा सन फार्मा एक बहुत अच्छा स्टॉक है, और इसमें पूरी कुवत है कि ये दोबारा से 1100-1200 का स्तर ये आराम से टच कर सके। तो सन फार्मा में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको। ओवरऑल मार्केट में करेक्शन हुई है, हमने देखा है करीब 1000 पॉइंट निफ्टी पे
गए हैं, तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स जो कि इस इंडेक्स को होल्ड करते थे या जो पार्टिसिपेट करते थे उनमें भी गिरावट लाजमी है और करेक्शन तो होता है ये बुल मार्केट्स में, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सन फार्मा में निश्चित रूप से बने रहे। दूसरा स्टॉक जिन्होंने बोला अरविंद मिल्स, ये भी अपने आप में दिग्गज है और जो लाल भाई हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं इस कंपनी के, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो कहीं पे भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा आपको। और आई एम श्योर जैसे ही मुझे लगता है कि आने वाले 2-4-5 महीनों में बाजार में रिवाइवल देखने को मिलेगा और अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो ओवरऑल वैसे ही सेंटिमेंट अच्छा हो जाता है। और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जब कंजम्पशन बढ़ती है, जब फेस्टिवल सीजन आते हैं, फेस्टिव सीजन आता है, ओवरऑल सेल्स बढ़ती हैं कंपनीज की, तो कहीं ना कहीं बाजारों में भी हरियाली का आलम रहता है। तो नो डाउट थोड़ा सा अभी डिसअपॉइंटिंग टाइम है। जिस हिसाब से एफआईआई का सेलिंग देखा हमने, करीब $1.5 बिलियन दे हैव सोल्ड इन द लास्ट मंथ एंड दिस मंथ, तो उसका असर कहीं ना कहीं दिग्गज स्टॉक्स में भी आता है, कोई ना कोई जरूर एग्जिट किया होगा। मगर दोनों ही स्टॉक्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें आप निश्चित रूप से बने रहें। चलिए, तो यहाँ पर हर्ष आपको यही सलाह, आपके दोनों स्टॉक अरविंद भी और सन फार्मा भी दोनों ही लॉन्ग टर्म स्टोरी के स्टॉक हैं। यहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंस है विजय को इन दोनों स्टॉक्स में और आपको इनमें बने रहने की सलाह दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, ऋषिकेश सिंह है अब उत्तर प्रदेश कानपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर। ऋषिकेश, क्या सवाल होगा आपका? नमस्ते सर। नमस्कार, बोलिए। मेरा LIC हाउसिंग के हैं 300 शेयर 445 का। ठीक है जी। और एमटेक ऑटो है 190 में 400 शेयर। 190 पर 400 शेयर एमटेक ऑटो के आपके पास है, LIC हाउसिंग के आपके पास 300 शेयर हैं और 445 के भाव पर थोड़ा नुकसान यहाँ पर आप जरूर उठा रहे हैं। चलिए राय लेते हैं अपने एक्सपर्ट से, क्या कहना उनका। उमेश, दोनों ही स्टॉक में आप क्या सलाह देंगे इन्हें? ये रुके रहें, निकल जाएं या कुछ और खरीदारी करें, एवरेजिंग करें, क्या करें? धर्मेश। देखिए विपिन जी, ये सवाल मुझसे? जी आपसे। जी LIC हाउसिंग फाइनेंस में तो रुके रहने की सलाह देगी। काफी अच्छी कंपनी है और इसके नतीजे भी काफी स्टेबल रहे, अराउंड 17-18% के आसपास से लोन बुक ग्रोथ रहा है। और जिन तरीके से ब्याज दरों में कटौती हुई और ट्रांसमिशन भी जो चालू हुआ है, तो उसमें कॉस्ट ऑफ फंड जो है इनका हाउसिंग फाइनेंस का कम होता हुआ नजर आएगा गोइंग फॉरवर्ड। एंड आई थिंक अगर मानसून थोड़ा सा और जोर पकड़ा अगर, तो मुझे लगता है 1-2 रेट कट और आने चाहिए। आज WPI का इन्फ्लेशन का डेटा आया था, वो भी नेगेटिव टेरिटरी में पिछले 4-5 महीने से कंटिन्यूस नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है। और सीपीआई इन्फ्लेशन भी ऑलमोस्ट 5% था, वो भी ईयर ऑन ईयर देखा तो काफी बड़ा उसमें भी फॉल देखने को मिला था। तो कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्ट्स और गवर्नमेंट का जो पुश है स्मार्ट सिटी और लो कॉस्ट हाउसिंग पे, वहां पर ये सबसे बड़ा मार्केट शेयर LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ है। मार्केट रिलेटेड करेक्शन में इस स्टॉक में भी करेक्शन देखने को मिला है, बट गोइंग फॉरवर्ड एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। एसेट क्वालिटी बहुत बढ़िया है और मुझे लगता है कि जो उसका जो मार्केट शेयर का जो ग्रोथ होगा, उससे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में 20 से 25% का ट्रैक्शन आने वाले 2 साल तक बना रहेगा। 2.5x प्राइस टू बुक वैल्यू के मल्टीपल के हिसाब से अगर 1 साल का इसको टारगेट वैल्यूएशन दिया तो 475 का एक टारगेट प्राइस निकल के आता है। तो मुझे लगता है कि इसमें बने रहने चाहिए, काफी अच्छे रिटर्न रहेंगे करंट लेवल से। बस पेशेंस रखना पड़ेगा, 9 महीने से साल भर का इसमें उनको होराइजन देना पड़ेगा। दूसरा स्टॉक का नाम अगर आप प्लीज बता दें। हाँ जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस के बाद जो दूसरा है वो एमटेक ऑटो है। 400 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 190 के भाव पर। देखिए एमटेक ऑटो एज अ कंपनी की बात करें तो काफी एग्रेसिव कंपनी है। पिछले 2-3 साल में इन्होंने मल्टीपल एक्विजिशंस किए हैं और इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ ज्यादा रुझान है। ऑर्गेनिक ग्रोथ भी इन्होंने प्लांट लगाया था, जिस कारण से डेट लेवल्स काफी बढ़ गया। अगर आप टॉप लाइन की बात करें तो वहां पर कंसिस्टेंट बेसिस पर क्वार्टर एंड क्वार्टर काफी बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ऑन एवरेज अगर देखें तो 20 से 25% का टॉप लाइन ग्रोथ देखने को मिला है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ हायर डेट लेवल एंड थोड़ा सा ऑपरेटिंग कॉस्ट इनका बढ़ के आया था बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन अदर चार्जेस, थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी में कमजोरी देखने को मिली थी। इस कारण से स्टॉक प्राइस में करेक्शन देखने को मिला है। मुझे लगता है कि एमटेक ऑटो ऐसे स्टॉक को जो कि ऑटो इंसिडेंटरी सेगमेंट से बिलोंग करता है और अगर जिस तरीके से हम लोग सब उम्मीद करें कि आने वाले समय में 2-3 महीने बाद इकोनॉमी में रिवाइवल होगी तो ऑटो इंसिडेंटरी को डायरेक्ट बेनिफिशियरी मिलेगी और एक्सपोर्ट्स में भी इसका बड़ा से है। तो टाइम देना चाहिए, 1 क्वार्टर अर्निंग्स और देखना चाहिए। अगर 1 साल रुकने को तैयार है और अगले क्वार्टर से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो यही ऑपरेटिंग लिवरेज विल
come into play, which will add to profitability. Around 230 से 40 का प्राइस टारगेट हमारा एक साल के हिसाब से एमटेक ऑटो का नजरिया, उसमें बने रहने की सलाह देंगे। चलिए, दोनों ही स्टॉक में आपको फिलहाल बने रहने की सलाह दी जा रही है, लेकिन नजरें थोड़ा सा आपको लंबा यहाँ पर रखना होगा। बैंगलोर से अर्पित अब फोन लाइन पे है। नमस्कार, बताएं क्या सवाल है? जी नमस्कार जी। मेरा सवाल है, मेरे पास SBI और ICICI बैंक के शेयर्स हैं जो कि मैंने एवरेज करके SBI 300 शेयर्स 294 के रेट से है मेरे पास जी, और ICICI के मेरे पास हैं 346 शेयर्स 332 के रेट से। ओके। अभी मुझे मेरा जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म है, 5 साल 6 साल 10 साल कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं चाहता हूँ और 1-2 लाख 3 लाख इन्वेस्ट करके और ये शेयर एक्यूमुलेट करूँ SBI और ICICI, तो बस इसके बारे में जानना चाहता था। कोई खास वजह अर्पित आपने बैंकिंग स्पेस के स्टॉक्स को ही चुना? जैसे कि मुझे रिव्यूज देख रहा हूँ, सीन भी आवाज तो सब जगह कि आगे बढ़ने वाला है सेंसेक्स निफ्टी सब, तो बैंकिंग शेयर इसमें कंट्रीब्यूट ज्यादा करेंगे, तो मैं चाहता हूँ इसी सेक्टर में इन्वेस्ट करूँ। विजय, क्या लगता है आपको? बैंकिंग स्पेस पे इन्होंने दाव लगाया है, मेरे ख्याल से आप भी इत्तेफाक रखेंगे। इन्होंने जो वजह बताई है, यहाँ पर अगर लंबा नजरिया हो तो बैंकिंग स्पेस में दाव लगाने में समझदारी है, खासतौर से ICICI और SBI, इनकी पिक आपको कैसी लगती है? देखिए, दोनों ही शेयर अच्छे हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर किसी भी बढ़ती हुई इकोनॉमी की जो धड़कन है वो बैंकिंग होती है, और बैंकिंग जितनी सुदृढ़ होगी, अच्छी होगी, उतना ही स्ट्रांग इकोनॉमी होगी। और कहीं ना कहीं हमारे जो RBI गवर्नर हैं, इज अ वेल रिस्पेक्टेड पर्सन इन दी फाइनेंशियल वर्ल्ड ग्लोबली, और जिस तरीके से बैंकिंग सिस्टम को देखा जाता है, काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती है भारतीय बैंकिंग सिस्टम की, और जिसमें काफ़ी स्ट्रेंथ रही है। दोनों ही स्टॉक दिग्गज हैं अपने एरियाज में। मुझे लगता है कि अगर इनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो, और 4-5 साल 6 साल की बात कर रहे हैं, तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है इन स्टॉक्स में, आप बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हैं। मगर आप जो फ्रेश पैसा डालना चाहते हैं तो कहीं और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे बैंक्स हैं, जैसे इंडसइंड है, यस बैंक है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में, इवन HDFC बैंक है, इनमें भी आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और आप या अगर आप NBFC में जाना चाहते हैं, कैपिटल फर्स्ट ने बहुत अच्छे नतीजे दिखाए और अच्छी अपकमिंग कंपनी है, लैंडिंग बुक बहुत अच्छी है। LIC हाउसिंग फाइनेंस अभी जो बातचीत हुई वो बहुत अच्छी कंपनी है, वहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करते रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी एक गलत खबर आ जाती है, उसके चलते एक मेजर डिप आ जाता है पोर्टफोलियो में। तो पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, डिरिस्क होना चाहिए, और अगर आप बैंकिंग में ही लगाना चाहते हैं तो ये 2-4 कुछ नाम है जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट, तो अर्पित, एक सही सेक्टर में आपने कदम रखा है, अपने दोनों ही स्टॉक्स को आप बचा के रखें, और उसके अलावा कुछ और कैपिटल फर्स्ट, LIC हाउसिंग फाइनेंस, HDFC, ये कुछ और सलाह यहाँ पर विजय आपको दे रहे हैं कि आप इसमें अपना और पैसा लगा सकते हैं। जो मूल क्या पूछेंगे आप? नमस्कार जी, क्या होगा आपका सवाल? मुझे 2 लाख इन्वेस्ट करने हैं, बट एज मैं फ्रेशर हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे ये शो देख रहा हूँ बहुत दिन से, बट कुछ हो नहीं पा रहा, मतलब सोच नहीं पा रहा, क्योंकि जैसे रोज देख रहा हूँ मार्केट अप एंड डाउन चल रहा है काफी। राइट, ये बात तो आपने बिल्कुल सही पहचानी कि बाजार में इस समय बड़ी उठापटक है, ऐसे में कंफ्यूजन होना लाजमी है कि क्या करें। 2 लाख रुपए आपको निवेश करने। विजय जी, इन्हें क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये कि क्या इस वक्त एंट्री लेनी चाहिए बाजार में? लेनी चाहिए तो फिर किस तरीके से अपने 2 लाख रुपए को निवेश करें? देखिए, किसी भी नए इन्वेस्टर को मैं ये बोलता हूँ कि हमेशा स्टैगर्ड बाइंग करें या स्टैगर्ड सेलिंग भी करें अगर बाजार ऊपर की तरफ जा रहा हो। जब बाजार की दिशा में थोड़ा सा कहीं संदेह हो तो उस केस में हमेशा स्टैगर्ड बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि एक नए इन्वेस्टर है तो मैं कहूँगा कि ये कंजर्वेटिव रहें और ऐसी कंपनीज में निवेश करें जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हैं। FMCG है, फार्मास्यूटिकल्स है, IT स्पेस में कुछ दिग्गज हैं, और दिग्गज स्टॉक्स में ही रहें तो ज़्यादा अच्छा। मैं कहूँगा कि ये डाबर है, कंपनीज लाइक मैरिको या ITC जो गिरावट में मिल रही हैं उनको ले सकते हैं। अगर गिरावट में इन्फोसिस मिलता है या TCS मिलता है तो ऐसी कंपनीज को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और इसकी एवरेज आप पीछे भी बना सकते हैं। इनको 2 लाख इन्वेस्ट करना है तो 1 लाख अभी करें, और 1 लाख अगर बाजार में थोड़ी करेक्शन आती है तब करें, क्योंकि बाजार को का बॉटम पकड़ना निश्चित रूप से कठिन काम होता है, और किसी भी दिन गिरावट में आप अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। तो इन्हीं सब स्टॉक्स में जो हमने बातचीत करी, चाहे वो बायोकॉन हो, मैंने बोला डाबर है, मैरिको है, ITC है, फार्मा में लुपिन बहुत अच्छा लगता है, सन फार्मा है, सन फार्मा एडवांस है, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और GDS. So the matter is in the court, the matter is sub judice. So we have
left at that place. All right. Thank you. Thank you very much. Thank you. तो यहाँ पर अनिल अग्रवाल वेदांता के, और क्योंकि केन वेदांता डील की बात आपने कल ही की है और ये डील ऑन द वे है, तो वहां पर अपने कमेंट्स देते हुए बहरहाल पूरी बात आगे सुनेंगे। लेकिन यहाँ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुनील है अब हमारे साथ फोन लाइन पर कोटा से। सुनील, क्या होगा आपका सवाल? चलिए, तो सुनील फिलहाल नहीं जुड़ पाए, एसएमएस पे उनको ले लेते हैं कि क्या है। चलिए अब आगे लेते हैं। लेकिन जन्मेजय इस वक्त फोन लाइन पर आ चुके हैं हमारे साथ वडोदरा से। जन्मेजय, क्या होगा आपका सवाल? हेलो जन्मेजय, आप सुन पा रहे हैं हमें? शायद जन्मेजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। फिलहाल खैर, जन्मेजय का सवाल हमारे पास है। सन फार्मा यहाँ पर 30 शेयर है उनके और 970 रुपए के भाव पे उन्होंने लिए हैं। सन फार्मा में यहाँ पर धर्मेश क्या करना चाहिए? 970 के भाव पर लिए हैं, 132 रुपए का लॉस हो रहा है इस वक्त इनके लिए। लेकिन क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अच्छी कंपनी है, रुके रहें या निकल जाए? देखिए विपिन जी, मेरी सलाह तो यही होगी कि सन फार्मा से एग्जिट लें। कंपनी जरूर अच्छी है, बट जिस टाइप के वैल्यूएशन मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है वो एक्सट्रीमली हाई है। अगर ये 20 से 25% का भी ग्रोथ आने वाले 2 साल में करते हैं तो भी अराउंड 26-27 के मल्टीपल पर चल रहा है, सो विच मेक्स इट हाई वैल्यूएशन। अगर आप फार्मा स्टॉक्स में देखिए, सो राइट नाउ ऑल द स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट हाई मल्टीपल्स, बट द कैच यहाँ पर ये है कि जिसके एनडीए पाइपलाइन यूएस एफडीए के साथ ज्यादा है और जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि उनको जल्दी क्लियरेंसेस मिले, वो स्टॉक में बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि यहाँ से स्विच करें, इसको अरविंदो फार्मा में डालें, जिसका वैल्यूएशन मल्टीपल पर भी कंफर्ट है, अराउंड 17.5x 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स मल्टीपल पर चल रहा है। और 180 यूएस एफडीए एनडीए जो है इसकी यूएस एफडीए के पाइपलाइन में लगे हुए हैं और उम्मीद की जा रही है 6-7 के अप्रूवल आने वाले 6 महीने में ही मिल जाएंगे। और बाकी जो प्लांट्स है उस पर जो रेगुलेटरी ओवरहैंग था यूएस एफडीए का, वो भी क्लियर हो रखा है। सो वैल्यूएशन कंफर्ट एज वेल एज अ गुड पाइपलाइन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स विच आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं। और आई थिंक अगर 6 महीने का भी होराइजन हो तो 1600 के टारगेट अरविंदो फार्मा में इनको मिल सकते हैं। सो सन फार्मा का लॉस भी कवर होगा और इस रिवार्ड रेशियो के हिसाब से बेहतर स्टॉक है। चलिए, तो यहाँ 6 महीने का भी टाइम होराइजन अगर आपका है तो आपको सन फार्मा में से निकलकर अरविंदो फार्मा में पैसे लगाने की सलाह फिलहाल यहाँ पर दी जा रही है। दिल्ली से अब अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पे है। गुड इवनिंग अभिषेक, बताएं किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं? गुड इवनिंग मैम एक्चुअली मेरा सवाल है, मेरे पास पीटीसी इंडिया के 550 शेयर्स हैं, ओके, जो कि 78 के रेट पे मैंने एवरेज किया हुआ है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि इसको क्या करना है, अभी रखना है या इसको? आपको तो यहाँ पर घाटा हो रहा है 40-80 का लेवल जहाँ पर आज बाजार इसका बंद हुआ है। लेकिन मुझे ये बताइए अभिषेक, आप ट्रेडर हैं या लंबी अवधि के निवेशक है? किस नजरिए से आपने पीटीसी इंडिया में पैसे लगाए थे? 1 ईयर के इन्वेस्टमेंट से लगाए थे, जिसमें ही 3 महीने हो चुके हैं। तो 9 महीने से 1 साल और रख सकता हूँ मैं? 1 साल और रख सकते हैं आप। तो विजय जी, यहाँ पर 1 साल का नजरिया और है, लेकिन 78 के भाव पर इन्होंने एवरेज किया था, 40-80 के लेवल पर आज बाजार बंद हुआ है पीटीसी इंडिया का। लेकिन 1 साल के नजरिए से क्या बने रहना चाहिए या आपको लगता है कि घाटा और बढ़ सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा साइडवेज है स्टॉक अभी और हो सकता है थोड़ा सा पेन और हो, मगर अगर एक लंबी अवधि के पर्सपेक्टिव से हैं 1-1.5 साल 2 साल तक ये बने रहना चाहते हैं स्टॉक में, तो मैं कहूँगा कि करीब करीब अगर ये 35 और 40 के बीच में कहीं मिलता है, थोड़ा सा और एवरेज अगर कर सकें तो कर लें और लंबी अवधि तक स्टॉक में बने रहें। देखिए, जो बातचीत की जा रही है, जो सरकार का विजन भी है कि 2017 तक सारे घरों में बिजली पहुंचानी है, तो उस केस में बहुत सारी बिजली कंपनियों को कारगर होना पड़ेगा, हर एस्पेक्ट में उनको बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है। तो पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल है जो पावर ट्रेडिंग में भी है और पावर ट्रेडिंग कंपनीज को फाइनेंस भी करती है, तो इन कंपनीज को निश्चित रूप से फायदा पहुंचेगा। और मोरओवर अगर आप देखें तो पावर सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, उनमें जो उनका लीड टाइम है, जो उनका लैग टाइम है, वो कहीं ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, क्योंकि उसमें प्रॉफिट आते आते समय लगता है। तो अगर आप लंबी अवधि तक रुक सकते हैं और थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसमें आप किसी भी रैली में बाहर आइए और शिफ्ट कर जाइए किसी भी ऐसे काउंटर में जहां पर तेजी बनने की ज्यादा चांसेस हैं।
राइट, तो अभिषेक अगर रुक सकते हैं, थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो बिजली कंपनियों के साथ उम्मीद लगाई जा सकती है, आप इसमें बने रहें। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की जल्दी है तो जैसा यहाँ सलाह आपको दी जा रही कि किसी भी जंप पर, किसी भी स्पाइक पर आप इसमें से बाहर आ जाएं तो बेहतर रहेगा। लेकिन सलाह यही कि अगर रुकें तो लंबी अवधि में ये शेयर, ये काउंटर आपको अच्छे रिटर्न देने की ताकत रखता है। आगे बढ़ेंगे, अगला कॉल भी हमारे साथ दिल्ली से ही है। हरीश जी फोन लाइन पर है, मुथूट फाइनेंस पर उनका सवाल है। कितने शेयर है सर आपके पास मुथूट फाइनेंस के? बस 300 शेयर हैं 221 के भाव पे। ओके, और टाइटन के 100 शेयर हैं 400 के भाव पे। जी जी, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि एवरेज ठीक करें सर या निकलने इसमें से क्या करें? अच्छा, अगर रुकना हो तो कितना लंबा रुक पाएंगे? सर रुकना हो तो 3-4 महीने रुक सकते हैं अभी। ठीक है, 3 से 4 महीने तक आप और रुक सकते हैं। तो मुथूट फाइनेंस के 300 शेयर 221 का भाव, टाइटन के 100 शेयर 400 के भाव पर। तो यहाँ पर धर्मेश जी क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, मुथूट फाइनेंस के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा। इनफैक्ट जितनी भी गोल्ड रिलेटेड फाइनेंस कंपनी है उसके बारे में ये हमारा जो हाउस व्यू है कि जो एसेट है जिसके बेस पर आप फंडिंग करते हैं वो एसेट के प्राइस में एवरीडे ट्रेडिंग होती है और फ्लक्चुएशंस होता है प्राइस में। सो एलटीवी अगर हाई भी हो तो भी यू डोंट नो कि आने वाले 3 महीने के बाद अगर 20% 30% प्राइस करेक्शन हो गया तो कितनी फिर लोन वैल्यू रहेगी। सो वो एक इनहेरेंट ये बिजनेस रिस्क है। दैट इज द रीजन वाई वी नेवर रिकमेंडेड सच टाइप ऑफ स्टॉक्स। तो यहाँ पर ये ट्रेडिंग रैली जरूर मिलती है इन बिटवीन, फिर न्यूज फ्लो, हालांकि कंडीशन एनवायरमेंट जरूर सरकार